निशांत जी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हर जगह जा रहे हैं, पब्लिक उनको घेर रही है। क्यों घेर रही है? आज बिहार में जो है ना, बिहार की सरकार एक्चुअली में देखिए तो पापा कोटे पे चल रही है। आरक्षण जो है वो संवैधानिक प्रावधान है, कोई धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। जनता को मूलभूत की सुविधाएं बिहार में नहीं मिल रही है, ये आज की बिहार की सच्चाई है। देखिए बिहार रो रहा है। भाजपा ने ऐसा माहौल बनाया कि जानबूझ करके प्रशांत किशोर को लोग वोट करें और राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसे कैंडिडेट को उतारा जो पिछले चुनाव में 50 से हार चुके। वो संवैधानिक प्रावधान के तहत आरक्षण दिया गया है और वो नहीं हटने वाला है। आप कितना भी हल्ला मचा लीजिए, प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। दीपक प्रकाश क्या है भाई? किस क्षेत्र में इनका एक्सपर्टीज है? ना ही वो साहित्यकार हैं, ना ही वो कलाकार हैं, ना ही वो खेल के कोई खिलाड़ी हैं। तो किस क्षेत्र से आते हैं कि उन्हें बना दिया गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। सम्राट सरकार में स्वास्थ्य की जो बदहाल स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें इलाज कराने आए एक व्यक्ति के पैर में कार्टून बांध दिया जाता है और रेफर कर दिया जाता है। जरा सोचिए बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य पासवान है, सर से ही जानने का प्रयास करेंगे। सर, वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, डॉक्टर के पास जब मरीज पहुंचता है तो उसके पैर में कार्टून बांध दिया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए ये किसी भी राज्य के लिए शर्मनाक है, किसी भी राज्य के लिए शर्मनाक है। और ये सम्राट सरकार की बात नहीं है, ये पिछले 20 वर्षों से बिहार का यही हाल है। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि अगर जिलों में कोई सीरियसली अगर बीमार पड़ जाए, कोई किसी को इमरजेंसी की सुविधा की ज़रूरत पड़ेगी अगर, तो वो पटना आते आते वो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा होता भी है। और हमने देखा कि पटना से बगल का ये जगह है जहाँ पे ये वारदात हुआ है और इस तरह की घटना पूरा देश देख रहा है। तो सोचिए बिहार, जो लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं पिछले 20 वर्षों से कि बिहार एक मॉडल राज्य है, उनके मुंह पर तमाचा है ये कि आज बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है। और देखिए आप निशांत जी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हर जगह जा रहे हैं, पब्लिक उनको घेर रही है। क्यों घेर रही है? इसलिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। दावे कर रहे हैं सर व्यवस्था अच्छी होगी, डॉक्टरों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, जो मरीज इलाज के लिए जाते हैं उनको बेहतर सुविधा मिले, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और कह रहा है। हर जगह निशांत जो है वो उनकी फजीहत हो रही है। ये देखिए ये 20 वर्षों से ये दावा हो रहा है कि बिहार में सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी तक क्यों नहीं हुआ? पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनता है, हज़ारों करोड़ रुपये लगा करके सरकार ने हॉस्पिटल का उसको इम्प्रूव किया है और 1 साल में ही वहाँ पानी गिर रहा है और उसकी व्यवस्था देखिए क्या हाल हो गया है। और अभी IGIMS हो गया, चाहे NMCH हो गया, PMCH हो गया, आम पब्लिक के लिए ये जानवरों की जैसी व्यवस्था वहाँ पे है। अगर किसी के पास पैरवी नहीं हो, अगर वहाँ जाता है तो वो जानवर सा व्यवहार उसके साथ किया जाता है। तो ये आप जनता का वोट ले रहे हैं, आप जनता के पास जाकर के, जनता के सामने जाके बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और जनता को मूलभूत की सुविधाएं बिहार में नहीं मिल रही है। ये आज की बिहार की सच्चाई है। सर, अब बिहार को जो है वो स्टील हब बनाने की बात कही जा रही है, इंडिया लेवल पे इसको आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। क्या लगता है औद्योगिक क्षेत्र में बिहार अब आगे बढ़ेगा? देखिए बिहार रो रहा है। पिछले मैंने जैसे कहा आपको कि 20 वर्षों से सिर्फ ये सुशासन की जो सरकार है, सिर्फ वादों की सरकार है और MOU का आजकल ज़माना चला हुआ है। और पब्लिक को, जनता को, जिन्होंने वोट दिया है इस सरकार को, जानने की ज़रूरत है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर ही देगी। इट इज़ जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द कंपनी। और वो मेमोरेंडम साइन होता है कि वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट X अमाउंट ऑफ मनी इन योर स्टेट। अब वो आप उसको 6,000 करोड़ लिख दीजिए, 60,000 करोड़ लिख दीजिए, 6 लाख करोड़ लिख दीजिए, कौन रोक रहा है? अखबार में भी रोज निकल रहा है। सवाल ये भी है, नीतीश कुमार जब थे तब भी ऐसे मीट होते रहते थे और नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे कि औद्योगिक क्षेत्र में काम कर, लेकिन कोई भी औद्योगिक क्षेत्र में बिहार में वैसा विकास देखने आप देखिए ना, सरकारी पैसों की बर्बादी किस तरह से की गई है। चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कलकत्ता हो, इवन कि विदेशों तक जाकर के बिजनेस मीट, बिजनेस कॉन्क्लेव किया गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? ज़ीरो। कौन सी इंडस्ट्री लगी है यहाँ पे जो अपनी, यहाँ जिसके लिए बिहार फेमस है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? एग्रो बेस्ड यहाँ पे कंपनियाँ भी तो नहीं आ रही हैं। चाहे वो जूसेस की कंपनी हो, सिर्फ आप एक मखाना रटते रहिएगा। बिहार बहुत बड़ा है, 38 जिले हैं भाई। आप चाहिए तो बिहार में बहुत कुछ हो सकता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन ये सरकार चाहती नहीं है। इसीलिए आज बिहार जो है वो रो रहा है और औद्योगिकरण के नाम पे लूट मचा हुआ है, अफसरों की लूट मची हुई है। जब तक यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनेगा, जब तक यहाँ ड्राई पोर्ट पूरी तरह से एक्टिव नहीं होगा, तब तक ये सब बातें बेमानी है। कोई भी कंपनी आएगी तो ये सब मूलभूत की सुविधाएं जो हैं उसे चाहिए। बिजली की समस्याएं वैसी हैं,
लॉ एंड ऑर्डर वैसे ही है, तो कोई बाहर से आके क्यों पैसा लगाएगा? आप पब्लिक अखबार में रोज निकाल करके एमओयू के बारे में बता रहे हैं कि 6,000 करोड़ इन्वेस्ट होगा, 10,000 करोड़ इन्वेस्ट होगा, बिहार ये हब बनेगा। ये सब वाहियात बातें हैं, झूठ हैं। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की बात लगातार बिहार सरकार कर रही है। सर, दीपक प्रकाश एमएलसी बन गए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये परिवारवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आज बिहार में जो है ना, बिहार की सरकार एक्चुअली में देखिए तो पापा कोटे पे चल रही है। पापा कोटे पे बिहार की सरकार चल रही है, और ऊपर से नीचे तक आप देखिए तो मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक पापा कोटे से लोग बने हुए। चाहे मुख्यमंत्री हो वो भी पापा कोटे से ही हैं, दीपक प्रकाश पापा कोटे से हैं, और नाम अगर गिनाने लगूंगा मैं तो 10-20 लोग हैं जो पापा कोटे से आज बिहार में हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी इतना गिर जाएगी कि अपने एक समर्पित कार्यकर्ता को इस्तीफा दिला करके उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाती है। और बिहार विधान परिषद में कौन लोग जाते हैं? जो किसी विशेष क्षेत्र में जिनका एक्सपर्टीज़ होता है। दीपक प्रकाश क्या हैं भाई? किस क्षेत्र में इनका एक्सपर्टीज़ है? ना ही वो साहित्यकार हैं, ना ही वो कलाकार हैं, ना ही वो खेल के कोई खिलाड़ी हैं। तो किस क्षेत्र से आते हैं कि उन्हें बना दिया गया? तो ये संविधान में जो प्रावधान दिया गया है, संवैधानिक व्यवस्था जो की गई है, विशिष्ट लोगों के लिए विधान परिषद में इंतजाम जो मेंबर बनाने का जो प्रावधान किया गया है, उसका माखौल लगातार उड़ाया जा रहा है। और ये परिवारवाद पे इनको बात करने का जरा सा भी हक नहीं होना चाहिए। सर, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, उधर तेजस्वी की भी स्थिति ठीक नहीं है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूरी जो चीज़ है ना, ये पक्ष भी अपना विपक्ष भी अपना। प्रशांत किशोर को जिताया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने मदद किया है जीतने के लिए। आप मुझे बताइए, बांकीपुर जैसा क्षेत्र जो एक शिक्षित मतदाता वाला क्षेत्र है, और पिछले काफ़ी वर्षों से बीजेपी के भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उसके पहले उनके पिताजी करते रहे हैं, उसके पहले रामानंद यादव जी करते रहते हैं। सब शिक्षित लोग ही इसका प्रतिनिधित्व भी करते रहे। तो अब आप बताइए कि पहले अभिषेक बंटी को दिया जाता है, फिर 2-3 दिन में उसको हटा करके एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिस पे इल्ज़ाम लगातार लग रहा है कि वो सप्लायर है, होम डिलीवरी करता है, और जिसको अपनी बात रखने का तरीका भी नहीं मालूम है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक शिक्षित मतदाता वाले क्षेत्र में अगर आप एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनने के लिए लोगों को बोलिएगा कि जो अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाता है, तो स्वाभाविक है कि लोग उसको वोट नहीं करेंगे। तो भाजपा ने ऐसा माहौल बनाया कि जानबूझ करके प्रशांत किशोर को लोग वोट करें, और राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसे कैंडिडेट को उतारा जो पिछले चुनाव में 50 से हार चुकी थी। राष्ट्रीय जनता दल का वोट है यहाँ पे, गरीब, गुरबे, पिछड़े, मुसलमान, दलित, उनका वोट है। लेकिन आप ठीक से लड़िएगा तब ना भाई, आप लड़ ही नहीं रहे हैं ठीक से, तो कैसे आपको वोट मिल देगा लोग? तो ये झटका है भारतीय जनता पार्टी को। जो लोग अब तक कह रहे थे प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है, कहीं ना कहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से ये तय हो गया। तो ये तो साबित हो गया ना कि बी टीम है। कमजोर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया, इससे साबित हो गया कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और 243 विधानसभा सीटों पर जो प्रशांत किशोर ने कैंडिडेट उतारा, उससे किसको नुकसान हुआ? मैं आपके माध्यम से, बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करते हैं कि आप बिना फालतू बात कर रहे हैं आप। तो 243 विधानसभा क्षेत्र में जो ये प्रशांत किशोर जी ने अपना कैंडिडेट उतारा, तो सीधा सीधा इसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और अब तो इनको, जैसे उन्होंने कहा कि 3 महीने में मैं बांकीपुर को मॉडल विधानसभा बनाऊंगा। बेंगलोर वाला पे तो बात तो खुद पलट गए, वो तो पलट चुके। अब कह रहे हैं कि मॉडल विधानसभा बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। चूंकि मैं बांकीपुर का मतदाता हूं, वोटर हूं, तो विशेष ध्यान प्रशांत किशोर जी पर रहेगा। और 3 महीने बाद प्रश्न पूछूंगा कि आपने क्या किया, क्योंकि बांकीपुर के बारे में A to Z मुझसे पूछिएगा तो सारी जानकारियां मुझे हैं, सब क्षेत्र को पूरी अच्छी तरह से जानता हूं। 3 महीने बाद प्रशांत किशोर जी से बात करेंगे। सर, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन लगातार जो है वो चल रहा है, आपको क्या लगता है रिजर्वेशन को हटाने की बातें जो कही जा रही है वो सही है? देखिए, लोकतांत्रिक देश है और लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, बच्चों को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए कि जिस उद्देश्य, जिस मकसद से आरक्षण इस देश में दिया गया, क्या वो मकसद पूर्ण हो गया? क्या समानता आ गई? जो समाज के जो पिछली धारा में जो बैठा हुआ है, क्या वो मुख्य धारा में आकर के जुड़ गया? आज देखिए, हमारे बच्चे जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं या हर समाज के बच्चे,
चाहे वो सवर्ण भाई भी हमारे हों, आज स्कूलों में जो गरीबों के लिए जो स्कूल होता है, सरकारी स्कूल जिसको बोलते हैं, आज गांव में क्या स्थिति है। आप भी गांव से आती हैं, मैं भी गांव से आता हूं, तो वो उन स्कूलों में पढ़ करके कोई कैसे उन बच्चों से कॉम्पीट कर सकता है जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हों। तो वो कम्पीट कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो अभी समानता आने में समय लगेगा, अभी समानता आने दीजिए, उसके बाद आरक्षण की समीक्षा के बाद जब उपयुक्त समय आएगा तो हम खुद बात करेंगे। और बच्चों को ये समझना चाहिए कि आरक्षण जो है वो संवैधानिक प्रावधान है, कोई धर्मेंद्र प्रधान नहीं है कि आप जाइएगा और जंतर मंतर पे धरना आंदोलन कीजिएगा तो वो आरक्षण का इस्तीफा हो जाएगा। वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, वो संवैधानिक प्रावधान के तहत आरक्षण दिया गया है और वो नहीं हटने वाला है। आप कितना भी हल्ला मचा लीजिए, मैं आप बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप भी हमारे अपने हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे भी अपने हैं। मैं खुद अनुसूचित जाति से आता हूँ, लेकिन हमारा समाज अभी दबा कुचला है। वो समय नहीं आया है कि आरक्षण की समीक्षा की बात हम करें। अभी आने दीजिए आगे, उन्हें समाज की मुख्य धारा में आने दीजिए, फिर सबसे आगे मैं खड़ा होकर आपकी बात करूंगा, समीक्षा करने की बात करूंगा। लेकिन वो समय अभी उपयुक्त नहीं आया है, इसलिए आप लोग इस आंदोलन में और इसमें समय अपना बर्बाद नहीं कीजिए। शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। आप भविष्य हैं, कल के भविष्य हैं, इस देश के भविष्य हैं, अपने राज्य के भविष्य हैं, अपने परिवार के भविष्य हैं। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य पासवान थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। आप साफ तौर पे सुन रहे थे जिस तरीके से बिहार में लगातार स्वास्थ्य की व्यवस्था बिगड़ते जा रही है, जिस तरीके से सम्राट सरकार बिहार को जो है औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात कर रही है, जो दावे कर रही है, उन दावों की क्या सच्चाई है हम जानने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथ ही आरक्षण को लेकर जो बातें चल रही है उस पर भी हमने बात की। आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।